हेलो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम जो एजेंसीज़ के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक, कम्युनिटी हेल्थ या परिवार कल्याण के अंदर जो काम कर रही हैं संस्थाएं, तो उसमें ये प्रमुख संस्था है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ। ये जो यूनिसेफ है ये 11 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, और भारत में 1949 में इस संस्था ने कार्य करना शुरू किया था। भारत में ये FAO और WHO के साथ मिलकर के इसने काम किया है। और जैसे कि आपको लग रहा होगा कि नाम तो इसका यूनिसेफ है तो ई तो आया नहीं, तो अब आप देखो इसमें कि पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। क्योंकि आपातकालीन उद्देश्य से बना हुआ था तो इसलिए इसका ये नाम है। अब लेकिन बाद में 1950 में यूनिसेफ के दायरे को बढ़ाया गया, क्योंकि विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक ज़रूरतों को भी पूरा करना था। फिर 1953 में ये संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया। एक सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं रहा बल्कि हमेशा के लिए बन गया, और संगठन के नाम में से अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। और आप देख रहे हैं कि इसका अब नाम बदल के संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो गया है, किंतु मूल संक्षिप्त नाम जो यूनिसेफ है उसको बरकरार रखा गया है। अब वित्तीय स्थिति देखें तो यूनिसेफ का वित्त पोषण विभिन्न सरकारों और निजी दाताओं के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपने WHO के बारे में भी पढ़ा था, तो उसके अंदर भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि सभी जो देश हैं वो अपना कुछ हिस्सा देते हैं और कुछ वॉलंटरी भी देते हैं। इसी तरह से इसमें भी वित्त पोषण विभिन्न सरकारों और निजी दाताओं के द्वारा किया जाता है, और संगठन के संसाधनों का 2/3 योगदान विभिन्न देशों की सरकारें करती है। निजी समूहों को देखा जाए तो निजी समूहों और व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से शेष योगदान किया जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यूनिसेफ के राजस्व का 92% सेवा कार्यक्रम के लिए वितरित किया जाता है, और बच्चों की स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्तर की सेवाओं को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। यूनिसेफ को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार है, 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, और वर्ष 2006 में प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड इनको मिला था। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे काम है करते जा रहे हैं और काफ़ी प्रेस्टीजियस है ये संस्था। आप सब इसके बारे में वाकिफ़ हैं। अब कार्यक्षेत्र विस्तार देखा जाए तो यूनिसेफ का अधिकांश कार्यक्षेत्र 190 देशों या क्षेत्रों में मौजूद है। 150 से अधिक देशों के कार्यालय या मुख्यालयों का यूनिसेफ के नेटवर्क से जुड़े अन्य कार्यालयों और 34 राष्ट्रीय समितियों मेज़बान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के माध्यम से यूनिसेफ के मिशन को पूरा करते हैं। आप देखिए कि कितने सारे जगह पर ये फैला हुआ है। 7 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो आवश्यकता अनुसार देशों के कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। यूनिसेफ का जो आपूर्ति विभाग है वो कोपेनहेगन में स्थित है, और ये HIV, पोषण संबंधी खुराक, आपातकालीन आश्रयों, परिवारों के पुनर्मिलन और बच्चों और माताओं के लिए टीके, एंटी रेट्रोवायरल दवाएं जैसे आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्राथमिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड इसकी नीतियों को तय करता है, कार्यक्रमों को मंजूरी देता है और प्रशासनिक तथा वित्तीय योजनाओं की देखरेख करता है। आप देखिए कि कितना बड़ा इसका बोर्ड है। अभी जो बोर्ड है, कार्यकारी बोर्ड, ये उन सरकारी प्रतिनिधियों से मिलकर बना है जो कि आमतौर पर 3 साल के लिए चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा। फिर क्रियाविधि और नियमन देखें तो प्रत्येक देश में यूनिसेफ कार्यालय मेजबान सरकार के साथ सहयोग बनाती है और एक बहुत अच्छे अनूठे कार्यक्रम के माध्यम से अपने मिशन को पूरा करता है। ये कार्यक्रम बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का एहसास करने के लिए व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित है। उसमें एफर्ट्स करते रहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बस जो किताबी ज्ञान है वही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि जो देखते हैं कि ग्राउंड पे क्या ज़रूरत है, ग्राउंड पे क्या नए तरीके लगाए जा सकते हैं, इनोवेशन का उपयोग किया जाता है इसके अंदर, आप देखते भी हैं और आप सबको इसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय इस कार्य का मार्गदर्शन करते हैं और आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय कार्यालयों को टेक्निकल जो हेल्प है, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड या ट्रेनिंग या टेक्निक्स सिखाने का काम देते हैं।
संगठन का समग्र प्रबंधन यानी कि कंप्लीट जो उसका मैनेजमेंट है और प्रशासन मुख्यालय में होता है, जहाँ पे बच्चों पर वैश्विक नीति बनाई जाती है। यूनिसेफ के सभी कार्यों का मार्गदर्शन और उनकी निगरानी ये जो कार्यकारी बोर्ड है यही करता है। कार्यकारी बोर्ड ही मेन काम करने वाला बोर्ड है एक्चुअली। और इस बोर्ड के कार्यों का समन्वय एक ब्यूरो के द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं, और प्रत्येक अधिकारी 5 क्षेत्रीय समूहों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। फिर यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियां देखी जाए तो ये जो राष्ट्रीय समितियां ये 38 देशों में हैं, 38 औद्योगिक देशों में हैं, और इनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र स्थानीय गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित है। राष्ट्रीय समितियां सार्वजनिक क्षेत्र से धन जुटाती हैं और यूनिसेफ को पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। राष्ट्रीय समितियां सामूहिक रूप से यूनिसेफ की वार्षिक आय का लगभग 1/3 हिस्सा जुटाती हैं। ये दुनिया भर में 6 मिलियन व्यक्तिगत दाताओं के, निगमों, नागरिक समाज संगठनों इत्यादि के योगदान के माध्यम से आता है। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा दाता हैं जो कि इसमें दान देते हैं, हेल्प करते हैं। समय समय पर उसके लिए डिमांड भी की जाती है, आपसे अनुरोध किए जाते हैं कि आप इसके लिए पैसा इकट्ठा करें ताकि ये ज़्यादा बच्चों का कल्याण हो सके। प्रचार और अनुदान संचयन देखा जाए तो किस तरह से फंड रेज किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली फंड के लिए स्टार्ट हुआ था, इसलिए फंड तो इसके अंदर आएगा ही। तो अमेरिका, नेपाल और कुछ अन्य देशों में यूनिसेफ अपने ट्रिक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। इसमें बच्चे यूनिसेफ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और एक्चुअली यूनिसेफ बहुत सारे देशों में है, लेकिन 9 अन्य देश इसमें शामिल नहीं हैं, जैसे बहामास, ब्रुनेई, साइप्रस, लिथुआनिया, लिechtenstein, माल्टा, मॉरिशस, मोनाको और सिंगापुर। ये सब इसमें शामिल नहीं हैं किसी कारण से। विकसित देशों में लोग इन 36 राष्ट्रीय समितियों में से किसी एक की गतिविधि के माध्यम से यूनिसेफ के काम के बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो एनजीओज़ हैं मुख्य रूप से धन संचयन, यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड और उत्पादों को बेचने, निजी और सार्वजनिक भागीदारी बनाने और बच्चों के अधिकारों का समर्थन करने और अन्य सहायता प्रदान करने का जिम्मा उठाते हैं। यूनिसेफ के लिए अमेरिकी कोष राष्ट्रीय समितियों में सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। अब भारत में देखा जाए तो भारत में 7 से 8 लाख यूनिसेफ के कार्डों की बिक्री की जाती है। सॉरी, ये कारों नहीं, कार्डों हैं। कार्डों की बिक्री की जाती है। प्रारंभ में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषण की पूरक आवश्यकता की पूर्ति की जाती रही है। 1959 में WHO और FAO संस्था के सहयोग से विस्तृत पोषण कार्यक्रम का संचालन महिला मंडल के माध्यम से किया गया था। आप देख रहे हैं कि ना बच्चे यहाँ पर भी ये जो कार्ड हैं 7 से 8 लाख कार्ड हैं, इनकी हर साल बिक्री की जाती है। तो इससे ये काम बच्चे ही करते हैं जनरली, और इसके कार्यों में बार बार बदलाव आता गया है। जैसी कि स्थिति आई है उसके अनुसार बदलाव करते गए हैं। जैसे शुरू में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषण की आवश्यकता की पूर्ति की जाती थी। फिर उसके बाद में इन्होंने देखिए अधिक उपयोगी बनाया 1963 में, और इसको बच्चों के साथ गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए भी लिया गया। स्वास्थ्य सेवा तैयार की गई, जिसको कि अप्लाइड पोषण कार्यक्रम या अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के नाम से पुकारा गया। वर्ष 1980-90 में यूनिसेफ का लक्ष्य भारत के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराना था, और इससे ये माना जाता है कि बच्चों के जीवन को और खुशहाल और स्वास्थ्यकर और क्रियात्मक बनाना इसका लक्ष्य था। फिर बाद में सन 2000 तक के लिए लक्ष्य था कि शिशु मृत्यु दर घटाई जाए, और ये देखिए अभी भी ये जारी है। अब हम देखिए ट्रिक ऑफ ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स क्या है। ये देखें कि 1950 में जब फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में बच्चों के ग्रुप ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पीड़ितों की मदद के लिए, ये हेलोइन होता है वहाँ पर जो एक उत्सव मनाया जाता है अमेरिका में, वहाँ पे जो मिले थे $17 वो दान में दिए। बच्चों के छोटे से दान से प्रेरणा मिली, और तब से उत्तरी अमेरिका में ये यूनिसेफ बॉक्स हेतु दान देने की एक परंपरा बन गई है। 31 अक्टूबर से पहले ये छोटे नारंगी बॉक्स उनको सौंप दिए जाते हैं बच्चों को, और फिर जब पैसे इकट्ठे होते हैं तो उनसे वापस वो बॉक्स लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं काफ़ी पैसा जो है इससे जुटाया गया है। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं रहा, बड़ा हो गया है। तो गर्ल स्टार प्रोजेक्ट ये खास तौर से इंडिया के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए ये क्योंकि द गर्ल स्टार प्रोजेक्ट फिल्मों की एक श्रृंखला है जो भारत के 5 उत्तरीय राज्यों में सबसे वंचित समुदायों की उन लड़कियों की कहानी है
जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक बाधाओं के बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त की है। ये युवतियाँ जो है अपने समुदायों में रोल मॉडल बनने की दिशा में आगे बढ़ी हैं और छोटी लड़कियों को स्कूल जाने और अपनी शिक्षा जारी करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो किसी न किसी तरीके से ये आगे बढ़ी हैं अपने समुदाय में, जहाँ पर कि कोई संभावना नहीं थी। तो वो अपने सामने जो दूसरे जो लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, उनके सामने एक प्रेरणा बन गई और ये जब प्रेरित करती हैं बच्चों को कि आप स्कूल जाइए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कि आप कुछ नया कीजिए, तो उनको बच्चों को ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और वो ऐसा करने के लिए तैयार होती हैं। ज़्यादा बच्चे इसके लिए प्रेरित होंगे, उनका ज़्यादा कल्याण हो पाएगा। ये जो रोल मॉडल्स हैं, इन्होंने शिक्षण और नर्सिंग से लेकर तीरंदाजी, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसायों का चयन किया, जो कि हमेशा से महिलाओं का कार्यक्षेत्र नहीं रहा था। ऐसा माना जाता है कि बहुत कठिन काम है और पुरुषों का कार्यक्षेत्र, लेकिन इन्होंने इसका चयन किया और इसमें सफल हुई हैं। तो इससे बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। ये यूनिसेफ की सबसे चर्चित परियोजनाएं में से एक है। फिर आते किड्स यूनाइटेड। किड्स यूनाइटेड जो है वर्ष 2000 से वर्ष 2007 के बीच जन्मे 4 बच्चों का एक फ्रांसीसी संगीत समूह है। ये यूनिसेफ के अभियानों का समर्थन करने के लिए बनाया गया था। इसमें 2 गायक थे, उनके द्वारा बनाया गया था और इसमें यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 2015 पे सबसे पहले लॉन्च किया था और इसको गोल्ड सर्टिफिकेट भी मिला है फ्रांस में। फिर है यू रिपोर्ट। यू रिपोर्ट एक निःशुल्क SMS प्रणाली है जो कि सामाजिक निगरानी उपकरण और सामुदायिक भागीदारी के लिए सूचना प्रणाली है, जिससे कि सामुदायिक नेतृत्व वाले विकास, नागरिक सहभागिता और सकारात्मक बदलाव को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अभी जो SMS पोल और अलर्ट यू है, ये पत्रकारों को भेजे जाते हैं और वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया की जानकारी एकत्रित की जाती है। इससे पता चलता है कि कौन से मुद्दे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं समाज के लिए, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन भी होता है और इसको साझा किया जाता है वापस कि इस साल के ये मुद्दे हैं। ये पहल वर्तमान में 41 देशों में चालू है और इसमें 3 मिलियन से अधिक लोगों को शामिल किया गया है। फिर है सेलिब्रिटी राजदूत। सेलिब्रिटी राजदूत कौन है? जो कि मनोरंजन उद्योग, राजनीति, फिल्म, टेलीविज़न, संगीत, खेल या और इससे जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें हीरोज़ हो सकते हैं, इसमें नेता हो सकते हैं, इसमें फिल्म स्टार, डायरेक्टर्स या प्लेयर्स हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, मतलब जो भी फेमस लोग हैं वो इनमें चुना जाता है उनको कि वो बच्चों की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। अपनी प्रतिभा और प्रसिद्धि का उपयोग यूनिसेफ की ओर से धन जुटाने, उसका समर्थन करने और शिक्षित करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से आपने देखे कि ये सारे कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि कार्यक्रम यूनिसेफ के चल रहे हैं। हम इसको एक बार और देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं इसको एक बार। सबसे पहले आपने इतिहास देखा कि किस तरह से 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, इसे याद रखें, और इंडिया में हुआ था 1949 में, और इसका नाम अब बदल करके क्या हो गया है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जबकि पहले था संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ठीक है, और ये पहले हुआ था, स्टार्ट किसके लिए हुआ था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो देश जो एकदम तबाह हो गए थे वहाँ के महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए, और बाद में ये बदल करके और दीर्घकालीन ज़रूरतों के हिसाब से हो गया, जो महिला कल्याण और बाल कल्याण के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम बदल करके UNCF हो गया। अब वित्तीय स्थिति में आप देखते हैं कि दान वगैरह के ऊपर ये ज़्यादा निर्भर है और इसके लिए ये बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाता है जिससे कि प्रचार हो सके और उनको बच्चों के कल्याण के लिए दान मिल सके। और कार्यक्षेत्र देखा जाए तो ये पूरे दुनिया में केवल कुछ ही देश हैं जो कि इसमें शामिल नहीं, बाकी सभी देश इसके अंदर शामिल हैं। हर एक देश के अंदर इनके कार्यालय हैं और क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं साथ, और जो कि चीज़ें, कई सारी दवाइयाँ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कई कार्यक्रमों के लिए फंडिंग करते हैं। इसके कार्यकारी बोर्ड है जिसके कितने सदस्य हैं, 36, जो कि नीतियों को तय करते हैं, कार्यक्रमों को मंजूरी देते हैं और प्रशासनिक और वित्तीय योजनाओं की देखरेख करते हैं।
फिर ये देखिए, आप सारी चीज़ें आप इसको रीड आउट करेंगे, राष्ट्रीय समितियों के बारे में, प्रचार और अनुदान संचयन के बारे में, और भारत में स्पेशली ये क्या काम कर रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में। और ये डिफरेंट इसके छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आपको और डिस्कस कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। कल वाले जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, इसमें हम पढ़ेंगे कि यूनिसेफ के कार्य क्या हैं, क्यों इसकी स्थापना हुई है, और इनके बहुत सारे कार्य हैं, हमने अभी थोड़ा सा देखा झलकी इसकी। अब हम उन कार्यों को डिवाइड कर लेंगे 8 भागों में और इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं कल। आज के लिए इतना आप याद करें, इसके नोट्स बनाएं, और नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि मैं आपको इसके लिए हेल्प कर सकूं। आपको एग्ज़ाम आने का इंतज़ार न करें कि एग्ज़ाम आएंगे तब पढ़ेंगे, तब आपके लिए बहुत लोड बढ़ जाएगा। और अभी भी 2 यूनिट ख़त्म होने आए हैं और इसके बाद में फिर आपको मुश्किल आएगी एक साथ सारा पढ़ने में। तो इसलिए आप इसको पूरे को पढ़ें और नोट्स बनाएं, और जैसे ही मौका मिलता है तो हम आपसे सारे जो आपने नोट्स बनाए और जो असाइनमेंट्स किए हैं वो सब आपसे लेंगे और उसके मार्क्स होंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू।